दूसरा भारतीय जहाज है जिसके ऊपर फायरिंग हुई है। इससे पहले एक भारतीय जहाज एक और भी था, उसके ऊपर भी फायरिंग हुई थी। ईरानी पार्लियामेंट पिछले हफ्ते भारत की एक शिप पे अटैक किया गया था। अब खबर आई है कि उसने इंडिया बाउंड शिप आ रही थी, उसके ऊपर अटैक किया, उसको सीज कर लिया गया है। और ये शिप साहब जो हो रहा है वो तो तमाशा दिख रहा है दुनिया के सामने। आया नेवी में किसी ने ख्याल दिया, अच्छा साहब तो हम भी ब्लॉकेड नहीं हटा सकते तो हम भी ब्लॉकेड करेंगे। तो दो लोग मिलकर अब ब्लॉकेड कर रहे हैं। हो गई दुनिया की खलासी। दो लोग दुनिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया है। एक जहाज भारत का भी बताया जा रहा है जो गुजरात आ रहा था। मिडिल ईस्ट के समंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। सलमान हेराल्ड के बाद ईरान ने दूसरे भारतीय शिप पर भी हमला बोल दिया है। न सिर्फ फायरिंग बल्कि इस बार तो IRGC ने पूरा का पूरा शिप ही जब्त कर लिया है। आखिर भारत को अपना सबसे खास बताने वाला ईरान इंडियन शिप्स के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हुर्मुज की लहरों पर आज कोहराम मचा है। भारत किस तरह से जहाज पर चढ़ रहे हैं और उन्होंने 2 जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। भारत के लिए क्यों कंसर्न की बात है? इनमें से एक जहाज आ रहा था गुजरात, और गुजरात वो जहाज आ रहा था जिसको ईरान ने अपने से पड़े थे, साल पहले बड़े टिका के पड़े थे। अभी तक जो है वो उनका मुंह लाल हुआ है। अब ईरान की जानिब से भी पड़े, और सिर्फ उनको नहीं पड़े बल्कि उनका जो भाई है इजराइल, उसको भी चित्र पड़े हैं। दोनों भारत के ऊपर हमला कर दिया, एटलीस्ट आर्थिक इकोनॉमिक हमला कर दिया है। पिछले हफ्ते भारत की एक शिप पे अटैक किया गया था। अब खबर आई है कि उसने इंडिया बाउंड शिप आ रही थी, उसके ऊपर अटैक किया, उसको सीज कर लिया गया है। और ये शिप जो इंडिया की लिए आ रही थी, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रही थी। तो अखबार में आ चुका है इंडिया बाउंड शिप अटैक एंड सीज्ड। ईरान की जो रेजीम है, IRG जो कंट्रोल कर रही है, उसका यूएस के साथ जो भी जंग हो, उसके अंदर जो भी हो रहा हो, बट वो रेजीम फंडामेंटलिस्ट है, अपनी जनता पे किस तरह सप्रेशन करती है वो उसका इंटरनल मैटर है, मेरा मानना है। पर अगर इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर असर पड़े तो भारत का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? कितना सीरियस है ये इकोनॉमिक वॉरफेयर? क्योंकि पहले सिर्फ वेस्ट एशिया से थी, क्या अब वो भारत को भी असर करेगी? पूरे वर्ल्ड में जो तंगी हो रही है, आज ही लुफ्तांजा ने 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं। तो दिन ब दिन जिस तरह ये चलता जा रहा है और ज्यादा उसका असर हर देश में आएगा, इंक्लूडिंग भारत, जिसकी एनर्जी सिक्योरिटी पे बहुत असर पड़ेगा। तो भारत के क्या स्टेप्स हैं? क्योंकि पिछली बारी जब हमला हुआ था, हमने एनवॉय को समन किया था। कहा गया था, ईरान के एनवॉय ने कहा है कि उस साहब जो हो रहा है वो तो तमाशा दिख रहा है दुनिया के सामने। जैसे ही मुल्ला मुनीर, जिसको उसने छोड़ रखा था ईरान के ऊपर अपने पेट पूडल को कि इसको लाओ, टॉक टेबल पे लाओ, और जैसे ही सीज फायर लेबनान में हुआ, ईरान ने कहा ठीक है हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहे हैं। मुल्ला मुनीर ने इन्फॉर्म किया, मेरे आका जहापना, घुटनों पे ला दिया आपने ईरान को, माई बाप घुटनों पे ला दिया। रो रहे हैं सर, रो रहे हैं, मैंने कराया है। डोनाल्ड ट्रंप तो साहब पगला गए, ट्वीट पे ट्वीट, वॉर डांस भांगड़ा शुरू कर दिया कि हाँ देखो ईरान को मैं घुटनों पे ले आया हूं, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल रहा है। हो गई, मुंह से झाग निकल गई ईरान की। लेकिन मैं ये जो ब्लॉकेड है ये नहीं खोलूंगा। ये जो पैसा देने की बात, भूल जाओ ईरान, तुम्हारा जितना पैसा 8.3 अरब डॉलर हमने खसोटा हुआ है, एक ने आप पैसा नहीं देंगे जब तक साइन नहीं करोगे सरेंडर डॉटेड लाइन पे। सर सरेंडर के लिए पहले आपको युद्ध जीतना होता है। आप एक छोटा सा डिटेल भूल गए कि आप युद्ध में हरा नहीं पाए हैं ईरान को। हरा तो क्या पाए, ब्लडी स्टेलमेंट करा दिया है, जिससे दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो रही है। क्योंकि ईरान ने साहब, आपको उम्मीद थी 48 दिन में खलास कर दोगे, उसने पकड़ लिया दुनिया की जगलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। पहले तो आपने बोला खोलो, आपकी फौज ने बोल दिया साहब खोल नहीं सकते, ग्राउंड ट्रूप्स लगाने पड़ेंगे, मारे जाएंगे। फिर आपको चतुर ख्याल आया, नेवी में किसी ने ख्याल दिया, अच्छा साहब तो हम भी ब्लॉकेड नहीं हटा सकते तो हम भी ब्लॉकेड करेंगे। तो दो लोग मिलकर अब ब्लॉकेड कर रहे। हो गई दुनिया की खलासी। दो लोग दुनिया के यहाँ बैठ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेड कर रहे। एक दिन जिसके ब्लॉकेड से दुनिया की इकोनॉमिक तबाही, दुनिया के तबूत में आखिरी कील डले जा रहा है। जैसे ही IMF न्यूज पर मैं हूं आपके साथ रोहित। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बार फिर से अंधाधुंध फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया है। एक जहाज भारत का भी बताया जा रहा है जो गुजरात आ रहा था। इसके अलावा लाइबेरिया और पनामा के झंडे वाले जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर IRGC ने निशाना बनाया है। ट्रंप सीज फायर को एक तरफा लगातार बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूएस की नाकाबंदी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है और ऐसे में IRGC भी अंधाधुंध फायरिंग कर रही है जो जहाज वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं।
अब इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। पंकज जी, कुछ दिन पहले भारत के जहाज पर फायरिंग हुई थी और आज एक बार फिर से 3 जहाज पर फायरिंग, जिसमें से एक भारत का बताया जा रहा है जो गुजरात आ रहा था। स्काई न्यूज फॉक्स की रिपोर्ट कहती है कि 3 जहाज पर फायरिंग हुई। भारत वाला जो जहाज है उसे वापस ईरानियन वाटर में ले जाया जा रहा है। उन लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, ले जा रहे हैं। बड़ा फिल्मी टाइप का चल रहा है। मैं आपको बताता हूं कैसे। डोनाल्ड ट्रंप पहला दिन कहते हैं कि इतना बम मारेंगे कि स्टोन एज में पहुंच जाओगे। ईरान कहता है जा रहे, तुम्हारा कोई वैल्यू है। फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़ी तैयारी करने हैं, ईरानियन सिविलाइजेशन को मिटा देंगे। ईरान कहता है जा रहे, तुम्हारा कोई वैल्यू है। फिर कहते हैं कि हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान जा रहा है बातचीत करने, अगर बातचीत नहीं किया तो बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कहता है जा रहे, हम थोड़ी ना जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान आ गए, फिर ईरान नहीं आया। ईरान ने फायरिंग शुरू कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों को, कहा कंप्लीट ब्लॉकेड। और अंत में ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर मैं सीज फायर बढ़ा रहा हूं। तो बोल तो ऐसे जैसे पाकिस्तान से लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप लड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आप देखिएगा, उसकी इच्छा ही नहीं है लड़ने की। और यह बात ईरान समझ गया और ईरान इसलिए चुपचाप खामोश है। इसका कोई बात का वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तुम जो भी धमकी दो। और हालत यह हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकीबाज धमकी पर हो गए हैं। एक ट्रूथ लिखते हैं, उस पर कोई रिएक्शन नहीं आता तो दूसरा ट्रूथ लिखते हैं। वो ट्रूथ उनका सोशल मीडिया का नाम है, वो सच्चाई मत समझिएगा। और वो सुबह दोपहर शाम सिर्फ ट्रूथ पे लिख रहा है, कोई उसके बाद का वैल्यू दे ही नहीं रहा है। ईरान को जो करना वो कर रहा है। ईरान कह रहा है कि आ ना मार बम, उसके बाद बताते हैं। किसके रिक्वेस्ट पर काहे सीज फायर बढ़ाया? हम बोले थे बढ़ाने के लिए, आजा भिड़ जा। तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ। हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप निकले कैसे इस युद्ध से, कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा और ईरान रास्ता दे भी नहीं रहा है। ईरान की सिर्फ 3 मांगे हैं कि जितना बम बरसाए हो सबका मुआवजा दो, दूसरा वादा यह करो कि आइंदा कभी हम पे बम नहीं मारोगे, और तीसरा कि हमारे बड़े नेताओं को तो मारा है, वादा करना होगा कि हम जो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे थे वो करते रहेंगे। अब ये तीनों कैसे मान लेगा तो फंस जाएगा। तो मिडिल ईस्ट के समंदर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी है। सनमार हेराल्ड के बाद ईरान ने दूसरे भारतीय शिप पर भी हमला बोल दिया है। न सिर्फ फायरिंग बल्कि इस बार तो IRGC ने पूरा का पूरा शिप ही जब्त कर लिया है। आखिर भारत को अपना सबसे खास बताने वाला ईरान इंडियन शिप्स के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? होर्मुज की लहरों पर आज कोहराम मचा है। भारतीय जहाज न केवल गोलियों का शिकार हुआ है बल्कि एक बहुत बड़ी डिजिटल ठगी की साजिश का खुलासा भी हुआ है, जिसका सच आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। होर्मुज के रास्ते से भारत आ रहे जहाज पर ईरान ने हमला करके उसे जब्त कर लिया। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कुल 2 जहाजों को जब्त किया है, जिनका नाम है MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंडास। इन दोनों ही शिप्स को जबरन जब्त कर लिया गया। आखिर क्यों? क्या उनके पास परमिट नहीं था? क्या उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन किया था, या ईरान जानबूझकर भारतीय शिप्स को निशाना बना रहा है? ईरान ने आरोप लगाया है कि ये जहाज नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन मामला सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। उनमें से एक जहाज गुजरात आ रहा एक मालवाहक जहाज था। ईरान ने दोनों जहाजों पर नेविगेशन सिस्टम में हेरफेर करने और होर्मुज में सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। थोड़ा पीछे जाए तो शनिवार 18 अप्रैल को भारत का झंडा लगे 2 जहाजों जग अर्नब और सनमार हेराल्ड पर भी भयंकर गोलीबारी हुई थी। जग अर्नब सऊदी अरब जा रहा था और सनमार हेराल्ड इराक से भारत के लिए कच्चा तेल लेकर आ रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ सनमार हेराल्ड के कप्तान का वो रेडियो संदेश है जिसने सबको सन्न कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं जहां बाकायदा तौर पर जो ईरान की जो नेवी है उन्होंने 3 पहले ये कहा जा रहा था कि 3 जहाज जो है उनको कब्जे में लिया है। फायरिंग हुई है बाकायदा तौर पर, जंग का मैदान बदल गया है। जंग का मैदान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया। ये देखिए आप, ये ईरान नेवी के ये कमांडोज हैं जो किस तरह से जहाज पर चढ़ रहे हैं और उन्होंने 2 जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया है। भारत के लिए क्यों कंसर्न की बात है? इनमें से एक जहाज आ रहा था गुजरात, और गुजरात वो जहाज आ रहा था जिसको ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि अगर गुजरात आ रहा था तो ईरान के इसके थ्रू जो है वहां से सामान आ रहा था। और ये कहा जा रहा है कि IRGC जो नेवी है उसने ये दोनों वीडियोस रिलीज की हैं, फुटेज रिलीज की हैं, और उन्होंने बताया है, जिसमें आप तस्वीर देख सकते हैं कि
MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोडोआ, हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ये 2 जहाज जो है 2 कंटेनर शिप्स हैं जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये दरअसल कब्जे में ले लिया गया है। तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उस पर किस तरह से ईरान का कब्जा है। जंग का मैदान बदल गया है, जंग का मैदान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हो गया है। ये लगातार ये कहा गया कि ईरान से जो जहाज निकलने देंगे, जिनको नहीं चाहेंगे उनको नहीं निकलने देंगे। ये ईरान भी बता रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा गया कि जो ये जहाज जो पास हो रहे थे इनको परमिशन नहीं थी, इन पर पहले फायरिंग की गई और फिर इसके बाद इनको रोका गया और फिर इन पर कब्जा कर लिया गया है। अथॉरिटीज को बता दिया ईरान में और दोबारा ऐसा नहीं होगा, पर दोबारा ऐसा हो गया है। सो व्हाट ऑल इज टू इंडिया टू डू एंड व्हाट आर इंडियाज इंटरेस्ट, और इंडिया उनको कैसे सेफगार्ड कर रहा है, ये सब डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। आप उनको भली भांति जानते हैं। फ्रॉम इडियट्स, यानी कि वो अपनी जो ईरानियन ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट हो गए, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, पेजेक्सियां हो गया, गाची हो गया, इन लोगों को उसने IRGC नेवी ने एक तरह से इडियट बुलाया है और उसने ये बोला कि अनलेस द मोस्तफा गिव्स अस द क्लियरेंस, हम किसी भी शिप को जाने नहीं देंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि IRGC हैज बिकम रोग नाउ, और रोग होने की वजह से दो इश्यूज आ रहे हैं। एक इशू तो ये आ रहा है कि जो जनरल्स हैं ईरान के, वो रोग हो गए हैं एंड दे आर नॉट लिसनिंग टू द प्रेसिडेंट और द सुप्रीम कमांडर मुस्तफा खमैनी। दूसरा ये है कि मुस्तफा खमैनी इज एक्सरसाइजिंग हिज विल थ्रू IRGC एलिमेंट्स, और IRGC एक पैरेलल स्ट्रक्चर है ईरान में, यानी कि हर जगह जहां पर आर्मी है उसका एक पैरेलली IRGC की भी एक यूनिट। अगर ईरान ने अनुमति नहीं दी थी तो कप्तान को हरी झंडी किसने दिखाई? यहीं से शुरू होता है इस कहानी का नया मोड़। समुद्री रिस्क मैनेजमेंट कंपनी मार्क रिस्क ने एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि होर्मुज में फंसे सैकड़ों जहाज एक डिजिटल जाल यानी फिशिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन कुछ ठग खुद को ईरानी अधिकारी बताकर इन जहाजों को फर्जी क्लियरेंस मैसेज भेज रहे हैं। बदले में क्या मांगा जा रहा है? कोई कैश नहीं, कोई सोना नहीं, बल्कि बिटकॉइन और USDT जैसे क्रिप्टो करेंसी। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर ये ठगी हो कैसे रही। स्कैमर्स शिपिंग कंपनियों को मैसेज भेजते हैं कि आपके दस्तावेजों की जांच हो गई है, अब इतनी क्रिप्टो फीस चुकाइए और सुरक्षित निकल जाइए। कप्तानों को लगता है कि मामला सुलझ गया है, वो पैसे देते हैं और जैसे ही जहाज आगे बढ़ाते हैं, असली ईरानी सेना उन्हें नियम तोड़ने वाला समझकर हमला कर देती है। इस घटना ने नई दिल्ली में हड़कंप मचा दिया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तुरंत ईरानी राजदूत को तलब किया। भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि हमारे नाविकों और जहाजों की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। उधर तेहरान यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का कहना है कि ईरान का अमेरिका द्वारा की गई नाकेबंदी का जवाब है। उनका मानना है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटेंगे, समंदर का ये रास्ता ऐसे ही सुलगता रहेगा। आज होर्मुज की लहरों पर सिर्फ बारूद की गंध नहीं है, बल्कि साइबर क्राइम का गहरा साया। अगर आप पाकिस्तान पर भारतीय मीडिया का रिएक्शन सुनना और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल ज़ेड प्रगट को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।